इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की सेना IRGC ने यह दावा किया है कि उन्होंने सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस और इजरायली वायु सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकन रिपब्लिक ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि ईरान ने सुबह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय पर हमला किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। ईरान अब पूरी तरीके से आर पार के मूड में नजर आ रहा है। उसने न सिर्फ इजराइल पर बल्कि खाड़ी देशों में बने अमेरिकी फौजी अड्डों पर भी मिसाइलें और ड्रोन की बरसात कर दी है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अमेरिकी सेना ने ये खुद माना कि इस हमले में उनके कई सैनिक मारे गए हैं। ईरान की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा बदला बता दिया है और उनका कहना है कि जब तक दुश्मन भाग नहीं वो रुकने वाले नहीं हैं। और वहीं एक सबसे बड़ी खबर आज ये आती है कि ईरान ने सऊदी अरब की सबसे खास तेल फैक्ट्री रास तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया। और यह फैक्ट्री सऊदी अरब की जान है, क्योंकि यहां से हर दिन करीबन 5.5 लाख बैरल तेल अमेरिका और एशिया के देशों में भेजा जाता है। हमले के बाद यह फैक्ट्री बंद हो गई, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने ट्रंप पर ईरान को रोकने के लिए दबाव बनाया था और इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने सऊदी के तेल खजाने पर हमला बोल दिया। दूसरी तरफ सुलह समझौते की सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं। ईरान के बड़े अधिकारी अली लारिजानी ने यह साफ कह दिया कि वो अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे। वहीं ईरान ने अपना हमला और तेज कर दिया है और अब वो इजराइल के साथ साथ कतर, बहरीन और UAE को भी निशाना बना रहा है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी खुलकर इस जंग में कूद पड़ा है। उसने इजराइल पर बम बरसाना शुरू कर दिया और कहा है कि वो अपने नेता खामनेई की मौत का बदला ले रहा है। कुल मिलाकर पूरा मिडिल ईस्ट में जो है वो इस वक्त भारी उथल पुथल से जूझ रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। ईरान पर हुए इस हमले ने अमेरिका के अंदर ही एक नई जंग छेड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान के सबसे बड़े नेता को खत्म करके वो अमेरिका में हीरो बन जाएंगे, लेकिन ताजा सर्वे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। रॉयटर्स और इप्सोस का एक ताजा सर्वे सामने आया है, जिसके अंदर केवल 25% अमेरिकी नागरिक ही इस हमले के समर्थन में दिख रहे हैं। देखिए, अमेरिका के आम लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि ईरान में कौन मर रहा है, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत डर है कि कहीं ये एक लंबा खींचने वाला युद्ध ना बन जाए। सर्वे में सिर्फ 4 में से 1 अमेरिकन इस हमले का साथ दे रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी सैनिकों की मौत। जो अमेरिकन इस युद्ध के साथ नजर नहीं आ रहे, उनमें से कई लोगों का मानना है कि इसमें अमेरिकी सैनिकों की जान जा रही है। जैसे ही खबर सामने आई कि 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए तो जनता का गुस्सा बढ़ गया। लोगों को लग रहा है कि उनके देश के जवान किसी दूसरे देश की लड़ाई में क्यों जान दे रहे हैं। एक और बड़ी बात यह है कि 45% अमेरिकन ने यह साफ कह दिया है कि अगर इस लड़ाई की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो वो ट्रंप का साथ छोड़ देंगे। यानी ट्रंप की अपनी कुर्सी जो है वो खतरे में है और अमेरिका के लोग गुस्से में हैं। अमेरिका में इस वक्त मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं और वहां की जनता पहले से ही महंगाई से त्रस्त है। ऐसे में एक नया युद्ध उनकी जेब पर भारी पड़ सकता है। और मजेदार बात तो यह है कि ट्रंप ने चुनाव के समय यह वादा किया था कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाएंगे और विदेशों में हो रहे फिजूल की लड़ाइयों को वो रोक देंगे। लेकिन अब वो खुद एक बड़े युद्ध में कूद गए हैं और इससे उनके कट्टर समर्थक जो हैं वो भी थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। ट्रंप की अपनी पार्टी के भी 32% लोग अब काफी ज्यादा दुविधा में दिख रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के खुद के लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यह हमला सही था, ये गलत। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है। उनके 74% समर्थक इस हमले
के खिलाफ है। वो ट्रंप को एक ऐसे नेता के रूप में दिखा रहे हैं जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है और देश में महंगाई बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म हो गई और अमेरिका की जीत पक्की दिखी तो शायद लोग इसे भूल जाएं, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंचा और लाशें गिरती रही या पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे तो ट्रंप को आने वाले चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है और अब इसकी असली कीमत अमेरिका के घर घर तक पहुंचने वाली है। देखिए, कहीं ना कहीं एक सीधी सी बात है कि अमेरिका और इजराइल अब ये नहीं चाहते कि दुनिया को ये लगे कि ईरान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। और जैसे कि अभी हमने देखा, सिक्योरिटी काउंसिल ने पहले एक लिस्ट डाली थी ईरान ने कहां बम गिराए, जिसमें हाइफा तेल रिफाइनरी का भी नाम था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने वो नाम हटा दिया और दोबारा उसका पोस्ट देखा गया। इसके पीछे 2-3 सीधे कारण लगते हैं कि इजराइल अपनी सुरक्षा और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और अगर वो ऑफिशियल तौर पर ये मान ले कि ईरान ने उसकी सबसे बड़ी रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी अजय होने की साख जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए लगता है कि नुकसान को छोटा दिखाने के लिए लिस्ट से नाम हटा दिया गया और कहीं ना कहीं अगर ये बात पक्की हो जाती कि हमला बहुत बड़ा था तो इजराइल की सरकार पर जनता का दबाव बढ़ता कि वो तुरंत ईरान की रिफाइनरियों पर जवाबी हमला करे। ईरान कह रहा है कि उसने सिर्फ सेना पर हमला किया, जबकि अमेरिका उसे विलन दिखाने के लिए आम जगहों की लिस्ट दे रहा था। लेकिन हाइफा रिफाइनरी का नाम हटाकर अमेरिका ये मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिससे वो ईरान की जीत मान सके। लेकिन अब जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले जो है वो ईरान कर रहा है वो भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरॉट ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के एक तरफा हमलों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर फैसला करने के लिए यूएन जैसे मंच बने हुए हैं। अगर मामला वहां खासकर सुरक्षा परिषद में जाता तो सैन्य इस्तेमाल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती थी। बारो ने पेरिस में पत्रकार से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल इस घटना में किसी फ्रांसीसी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं देखिए, दूसरी ओर अगर हम देखें तो भारत के अंदर खामनेई की मौत के बाद कई लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से कई बड़ी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा है कि भैया आप ईरान को लेकर अपना क्या स्टैंड रखते हैं, उस पर आप खुलकर बोलिए। वहीं आज दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी जो मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है और ईरान और इजराइल अमेरिका को लेकर जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी एक बात कही, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव से इस वक्त गुजर रहा है। 1989 से देश की कमान संभालने वाले अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद वहां 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। फिलहाल देश चलाने के लिए एक अंतरिम काउंसिल यानी इंटरिम काउंसिल बनाई गई है, जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति मसूद
पेजिशक्यान कर रहे हैं और ये काउंसिल तब तक काम करेगी जब तक कि नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन लिया जाता। ईरान की सेना और संसद के स्पीकर ने भी कह दिया है कि वो इस नुकसान को चुपचाप नहीं सहेंगे और उन्होंने रेड लाइन पार होने की बात कही है। बहरहाल अब आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।